देखिए गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बीएसपी सुप्रीमो को सुप्रीम कोर्ट का झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस। मायावती का समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल, कहा यूपी में है गुंडा राज। प्रमोशन में आरक्षण पर लेकर मुलायम के रुख पर भी उठाए सवाल। संकल्प रैली में कांग्रेस पर भी बरसी मायावती, कहा पार्टी ने नहीं किया काशीराम का सम्मान। एफडीआई के मुद्दे पर यूपीए सरकार को समर्थन पर कर लेगी फैसला। केजरीवाल ने फिर साधा वाड्रा पर निशाना, कहा कई सबूत है वाड्रा के खिलाफ। डीएलएफ के साथ साठगांठ का आरोप। और जींद में बलात्कार पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंची सोनिया ने किया सीएम हुड्डा का बचाव। बोली हरियाणा ही नहीं पूरे देश में बढ़ी रेप की घटनाएं। उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से बेदखल हुए बहन जी को 7 महीने हो गए। इसे मजबूरी कहें या जरूरत, लेकिन अब वो लखनऊ की राजनीति के बजाय दिल्ली की सत्ता की सियासत कर रही हैं। एक सच ये भी है कि पिछले दिनों दीदी ममता बनर्जी के सरकार के समर्थन वापस लेने के बाद दिल्ली की सियासत में बहन जी का कद और रुतबा अचानक बहुत बढ़ गया है। कम से कम एफडीआई के मुद्दे पर तो मनमोहन सरकार समर्थन के लिए उनका मुंह ताक ही रही है। इसी बीच बहन जी आज लखनऊ पहुंची और पिछले 7 महीनों में पहली बार अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने दोनों सिंहों मतलब मुलायम और मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और न्यूज लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बहन मायावती की। एफडीआई के मुद्दे पर समर्थन का बाट जोट रही मनमोहन सरकार को कम से कम मायावती का मूड भांपने की सबसे ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन बहन जी ने यह कहकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि देश में तय वक्त से पहले ही चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि मायावती ने और किन किन मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरा। केंद्र सरकार द्वारा अपने देश में एफडीआई की नीति को लागू करने की वजह से या मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध होगी। किंतु हमारी पार्टी के इस स्टैंड के बारे में केंद्र सरकार का कुछ उल्टा ही तर्क है। लेकिन इन सब मामलों में इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट देखे बिना ही फिलहाल आज की वर्तमान स्थिति में हमारी पार्टी एफडीआई की नीति का समर्थन नहीं करेगी। यहाँ दुख की बात ये भी है कि देश में गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोगों की परेशानियों को समझने व इनकी सभी समस्याओं का हल निकालने की बजाय केंद्र सरकार का इस बारे में ये कहना कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है। लेकिन केंद्र सरकार के इस कथन से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि देश की जनता को इस प्रकार का जवाब देने से केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती है। डीजल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने से जहां एक तरफ किसान और खेती काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा बुरा प्रभाव आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन पर भी जरूर पड़ेगा। इसके साथ ही रसोई गैस पर कोटा व्यवस्था लागू कर प्रत्येक घर में सालाना 6 सिलेंडर सीमित करने से अब ऐसा लगता है
कि केंद्र की यूपीए सरकार देश की घरेलू व्यवस्था को फिर से पुराने युग में ले जाना चाहती है। तो मायावती जी ने हल्ला बोल दिया। जाहिर तौर पे हल्ला किसके खिलाफ बोलेंगी? समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलेंगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही उन्होंने हल्ला बोला, साथ ही में उन्होंने केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। लेकिन एफडीआई के मुद्दे पर बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टैंड लिया मायावती ने। उन्होंने कहा कि एफडीआई पर नीति हमारी है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पहले हम देख लें कि उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। एक बात जानने की जरूरत है कि केंद्र सरकार, मायावती और मुलायम दोनों के एक्सटर्नल सपोर्ट से ही केंद्र सरकार बच सकती है। मायावती ने एक तरफ मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार को तो घेरा, उन्होंने कहा कि ये क्राइम का प्रदेश हो गया है और तमाम किस तरीके से क्राइम के जो फिगर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा, केंद्र सरकार के लिए डीजल पर बात की, केंद्र सरकार के लिए एफडीआई पर बात की, केंद्र सरकार के लिए यह भी कहा कि पेड़ों पर रुपया नहीं उगता, जो कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, और रसोई की सिलेंडर पर भी बात किया। मायावती केंद्र सरकार पर जब आक्षेप लगाती हैं, जब उसको कटघरे में खड़ी करती हैं, तो कहीं ना कहीं अभी मायावती मध्यम वर्ग को टारगेट कर रही हैं। मध्यम वर्ग के लिए जो इश्यूज हैं, महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, उन्हीं को वो एड्रेस कर रही हैं। हम इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं फजल इमाम मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ गोपाल जी अग्रवाल हैं, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संजीदा और सोचने समझने वाले नेता हैं। हमारे न्यूज रूम से हमारे कुलीग हैं विपिन धूलिया साहब, और थोड़ी देर में हमारे साथ इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष उदित राज जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं विपिन धूलिया के पास और विपिन धूलिया से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मायावती का जो आज की रैली में भाषण था, उस भाषण के निहितार्थ क्या हैं? विपिन जी। मायावती की पूरी रैली में जो उम्मीद की जा रही थी कि यूपीए सरकार से समर्थन लेने या न लेने पर एक महत्वपूर्ण रैली है ये, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार और अगर कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय उन्होंने हमला बोला जो राज्य की अखिलेश यादव सरकार है, और उन्होंने पूरा इस तरह से अगर आप देखें कि उन्होंने अगले चुनाव की एक पूरे अपने समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरा जो है प्रहार किया इस सरकार पर। उन्होंने ये सवाल उठाया कि किस तरह से जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है तमाम जगहों पर, और वो जो है ये भी उन्होंने एक कोशिश की कि वो जो अगड़ी जाति है वहाँ का, कि वो जो है जो पिछली बार जिन्होंने कि मुलायम सिंह यादव को जब जिस वक्त मायावती को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी थी, तो उस वक्त जो है सबसे बड़ा मुद्दा था कि वहाँ जो वायलेंस था, वहाँ जो गुंडागिर्दी थी, तो उन्होंने याद दिलाया कि गुंडा राज वापस आ गया है। और एक तरफ से उन्होंने जो अगला चुनाव होगा, अगले लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें अपनी लाइनें उन्होंने स्पष्ट कर दी कि वो किस रणनीति पर काम करेंगी। उन्होंने सीधा, आपको मैं याद दिलाऊं कि उन्होंने कांग्रेस पर जब हमला किया तो उन्होंने हरियाणा का मुद्दा उठाया कि हरियाणा में किस तरह दलितों के साथ जो है लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो सीधा सीधा एक उनका मैसेज था, संदेश था दलितों के लिए कि कांग्रेस कतई उनकी खैरख्वाह नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा मायावती को ये डर जरूर सताता है कि दलित कभी भी कांग्रेस के साथ जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वो एक पारंपरिक वोट बैंक रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने अगड़ी जाति को फोकस किया कि अगड़ी जाति वालों को उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है मुलायम सिंह यादव ने वही अखिलेश यादव की सरकार में वही गुंडागिर्दी शुरू हो गई है जो कभी मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ करती थी। और कुल मिलाकर अपना जो दलित वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि किस तरह से अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर जो छुट्टी होती थी उसको कैंसिल किया गया, और इस तरह उन्होंने तमाम वो मुद्दे उठाए जिससे उनके जो जातिगत उनका जो समीकरण है वो और मजबूत हो, पुख्ता हो, और दलित वोट। विपिन जी, एक सवाल आपसे मैं लेना चाह रहा हूं। विपिन जी, एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं। सवाल सीधे सीधे है और बिल्कुल स्पष्ट है कि मायावती जब ये रैली कर रही हैं, एड्रेस किसको कर रही हैं? वो क्या उनकी रैली अखिलेश सरकार के खिलाफ की रैली थी या केंद्र सरकार के खिलाफ की रैली थी? क्योंकि पूरा लब्बो लबाब आप देखें तो ये पूरी की पूरी रैली अखिलेश सरकार के खिलाफ थी। ये मायावती बखूबी जानती है
कि अखिलेश सरकार ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी है राज्य में। और आपको एक चीज में और याद दिलाऊं यहाँ पे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कुछ खास हमले नहीं किए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी वो जानती है कि अगड़ी जातियों में एक असर है उनका, तो उसने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रोजेक्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी कोई फोर्स नहीं है, वो कोई ताकत नहीं है वो। और अगर अखिलेश यादव सरकार से निजात पानी है और गुंडागर्दी से राज्य में निजात पानी है तो भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प नहीं है। विकल्प अगर है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। तो मायावती की राजनीति को जो है स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है कि मायावती किस तरह किस गणित से अगले चुनाव में उतरने जा रही है। और ये साफ है कि इस मुद्दे पर कम से कम एफडीआई के मुद्दे पर जिस तरह उन्होंने सॉफ्ट स्टैंड लिया है कि हम देखेंगे कि दूसरे राज्यों में जो है इसका अच्छा असर हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, अगर फायदा किसानों को नहीं हो रहा है तो हम विरोध करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि यूपीए सरकार को कम से कम मायावती से किसी तरह का खतरा नहीं है समर्थन वापसी का। जी गोपाल जी अग्रवाल जी, आपके पास मैं आऊंगा और सीधे ये जानने की कोशिश करेंगे जो विपिन जी ने जो सवाल किया, ये ऐसा लग रहा है कि मायावती जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया। मायावती कहीं से ये प्रोजेक्ट करना चाह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को से अगर हट के कोई वोट करना चाहे तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट करे, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ही वो उनका ये करेगी, वो उन्हें हटाएगी समाजवादी पार्टी को, और वही एक विकल्प हो सकती है क्योंकि उसी को हटा के समाजवादी पार्टी वहां सत्ता में आई है। कहीं से वो भारतीय जनता पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती। क्या इसलिए कि अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं या इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाने की उनको डर है? गोपाल जी देखिए, जो अभी वर्तमान राजनीति चल रही है जी, उसमें 2014 का जो इलेक्शन होने वाला है या अगला चुनाव जो होने वाला है पार्लियामेंट का, चाहे वो मायावती जी ने डिक्लेयर किया कि वो पहले भी हो सकता है, कई लोगों को लग भी रहा है जी, उसमें जो मुख्य लड़ाई होगी वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा की होने वाली है, जैसा समाज का पूरे देश का भी माहौल दिख रहा है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस एक तरीके से जो अपना जो लड़ाई है या जो अपनी वजूद है वो उसका खत्म होता जा रहा है। और मुझे लगता है अगला जो चुनाव होने वाला है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही होने वाला है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे इस विषय को काफी उठाती रही है और कई वर्षों से, पीछे 2-3 वर्षों से इस कार्य को कर रही है। जहां तक ये आज की रैली का सवाल है जिसमें पूरे देश की नजरें रुकी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी पीछे भ्रष्टाचार के पूरे मुद्दे से जनता के ध्यान हटाने के लिए एफडीआई जैसा एक मुद्दा बीच में छोड़ दिया कि रिटेल एफडीआई में, जिसमें कांग्रेस को पता है कि देश में बहुत बड़ी भावनाएं उत्तेजित हुई हैं और बहुत ज्यादा अपोजिशन है उसका, और डिवाइडेड ओपिनियन है जनता के बीच में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी और बिजनेस कम्युनिटी के बीच में, पूरे समाज में, पूरे अलग अलग वर्गों में एफडीआई इन रिटेल पे बहुत बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है। तो उस संघर्ष को, उस चर्चा को जगाने के लिए बिना किसी कोई ऐसा औचित्य अचानक देखे, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि हम बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए इसको नहीं लाएंगे, उन सबको नजरअंदाज करके करप्शन के मुद्दे को दबाने के लिए एफडीआई इन रिटेल ले आए। अब उसके बाद बड़ा घमासान में मच गया पॉलिटिकल पार्टीज में। भाजपा ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि हम इसको अपोज करते हैं। ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस के साथ थी, उन्होंने इसको अपोज करके कांग्रेस का यूपीए का साथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस जिस बैसाखी पे खड़ी हुई है वो दो थे, मुलायम सिंह यादव की और बहुजन समाज पार्टी। और आज की रैली जो मायावती भी बार बार कह रही थी कि जी मैं 9 अक्टूबर को डिसाइड करूंगी कि एफडीआई में हम समर्थन करते हैं ना करते हैं, उस पे इन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। तो उसके क्लियर ये लगता है, और उसमें अभी कांग्रेस ने एक उन पे नोटिस भेज दिया। तो यह जो कांग्रेस की राजनीति है, हमें यह समझना पड़ेगा कि अब उन्होंने मायावती को दबाना है। वह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को केवल अपनी सत्ता चलाने के लिए, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और अपोनेंट्स को खत्म करने के लिए, उनकी धार को, पैनी धार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। जब उन्हें मालूम था कि 9 अक्टूबर को एफडीआई पे मायावती जी, जो कि जनरली ये मान के लोग चल रहे थे कि एफडीआई इन रिटेल को वो अपोज करती हैं
क्योंकि वो जनता के बीच की पार्टी, वो भी जनता की बातों को समझती है और वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऐसे दे रही थी कि हम करते हैं, लेकिन उसको दबाने के लिए कांग्रेस ने वो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कर दिया। नहीं, उन्होंने गोपाल जी बाबू, उन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि अगर किसानों को और छोटे व्यवसायियों को अगर एफडीआई फायदा पहुंचा रहा है, जो कि हम इंपैक्ट स्टडी करेंगे कि दूसरे प्रदेशों में उसका क्या प्रभाव हो रहा है, उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगी। और तो इसका मतलब कि जो 9 तारीख का हल्ला था पहले से ही कि वो 9 तारीख को डिसीजन लेंगी, वो 9 तारीख को डिसीजन उनका नहीं होने जा रहा था। ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है उनके लिए कि सरकार में बने भी रहे और डिस्टेंस भी बनाए रहे। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि ये तो सारा बहाना है। आप किसी इश्यूज पे, इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पे अपना स्टैंड नहीं ले रहे और फिर उसके लिए बहाना ढूंढ रहे हैं, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम अगर से क्या मतलब, अगर तो फिर तो 6 महीने में अगर पता चलेगा कि 2 साल में अगर का पता चलेगा या कल पता चलेगा। एक तरफ उन्होंने कह दिया कल, तो अगर जैसी चीज, अगर किसानों को फायदा होता तो भाजपा भी इसको सपोर्ट करती। अगर ही तो सवाल है कि किसानों को इससे फायदा नहीं होगा, देश के जो खुदरा व्यापारी है उनको नुकसान होगा, केवल फायदा होगा तो कुछ चंद विदेशी कंपनियों को होगा जो अमेरिका और ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, और उनके भक्त ये कांग्रेस सरकार है जो उनके कहने पे उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल चलते। बिल्कुल गोपाल जी तो बाबू, यह अगर वाला जो सवाल है असली में यही इस देश का नुकसान कर रहा है। हर चीज को आप क्वालिफाई कर दीजिए, कुछ डिसीजन नहीं लीजिए और अगर कह के तो कुछ भी कर दीजिए। जी अगर मगर में सरकार फंसी है। हम चलते हैं फजल इमाम मलिक साहब के पास। अगर मगर से बाहर आके हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मायावती की रैली को, मायावती के भाषण को फजल इमाम मलिक साहब कैसे देखते हैं। क्योंकि मायावती ने अपने भाषण में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत साफ साफ एड्रेस किया। एक तो अल्पसंख्यक, दूसरा दलित, और जो तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनको उन्होंने एड्रेस किया तो वो था भारत का मध्य वर्ग, जो कि जिस मध्य वर्ग के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो लगातार बढ़ता जाए और वो उच्च वर्ग में जाके शामिल हो जाए। यही उसका एस्पिरेशन है। जो भारत का एक्सपैंडिंग मध्य वर्ग है उसकी यही एस्पिरेशन है। उन्होंने जब एफडीआई की बात की, या उन्होंने डीजल की बात की, या उन्होंने रसोई गैस के सिलेंडर की बात की, तो उसमें वो मध्य वर्ग को कहीं से एड्रेस कर रही थी। फजल साहब, आप कैसे सोचते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मध्य वर्ग पे मैं आऊंगा उदय जी। मध्य वर्ग को लेके जो अब सारे सवाल आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, गोपाल जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, ये बहुत वसी मुद्दा है, बहुत इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों का चरित्र हमारे सामने है। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सारे राजनीतिक दलों का चरित्र हमारे सामने। लेकिन उन्होंने जो मध्य वर्ग का पे अपना फोकस किया, मायावती ने, वो चाहे डीजल के दाम हो, रसोई गैस की सिलेंडर की बात हो, अब जो स्थिति ये है इस देश में, अब कोई अगर मगर वाली बात नहीं होनी। ममता बनर्जी ने एक दबाव सारे राजनीतिक दलों पे ये जरूर बना दिया है कि अब बात एड्रेस सीधी सीधी हो कि वो किसके तरफ है। पार्टनर तुम इधर हो या उधर हो, नहीं होना चाहिए। आप सरकार के साथ हैं या लोगों के साथ हैं, ये एक तय करना होगा मायावती को भी, मुलायम सिंह यादव को भी, और उन दूसरे पार्टियों को भी जो यूपीए के साथ है। क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरी बात, जो अल्पसंख्यकों का मामला उन्होंने उठाया, वो बहुत जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 महीनों में जितने सुनियोजित तरीके से दंगे हुए, मैं इसको सुनियोजित मानूंगा कि जिस तरीके से दंगे हुए, और अखिलेश यादव इस मामले में, इसकी पूरा तंत्र, खुफिया तंत्र, पुलिस प्रशासन बहुत नाकाम रहा और बराबर होते रहे। आप जून से लेकर आप देखिए, मेरे ख्याल 7-8 बड़े दंगे हुए, बरेली में हुए, मथुरा में हुए, गाजियाबाद में हुए। तो जाहिर है कि ये टारगेट मायावती का है, चूंकि अल्पसंख्यक, मुलायम सिंह यादव का एक बड़ी ताकत है अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में, तो वो मायावती उसको टारगेट कर रहे हैं। और जाहिर है इसीलिए आज उन्होंने अपना फोकस अल्पसंख्यकों पर रखा, मध्य वर्ग पर रखा, और दलितों का, चूंकि दलितों का मामला अभी जिंद का बहुत ताज़ा मामला है, तो जाहिर है कि मायावती के लिए दलित भी एक बड़ी शक्ति है, उनके पीछे एक पूरी ताकत खड़ी हुई, वो दलितों की है। तो दलितों की वजह से उनको एडजस्ट करना ही था। अल्पसंख्यकों का मामला उन्हें सामने लाया, और बहुत चूंकि अखिलेश और मुलायम सिंह पूरी, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह सपा का एक फोर्स
मुसलमानों का वोट, बड़ा वोट बैंक और जी उसको वो अपने तरफ करना चाहती हैं। जी बिल्कुल। मायावती ने सपा और कांग्रेस दोनों पर एक साथ निशाना साधा है। सत्ता से हटने के बाद लखनऊ में यही उनकी पहली बड़ी रैली थी और मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर एक साथ निशाना साधते हुए जता दिया कि वो एक बार फिर सर्वजन की राह पर आगे बढ़ने का मूड बना चुकी है। प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार के दौरान हर मामले में वे हर स्तर पर कानून द्वारा, कानून का राज नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर ऐसे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं वे अराजक तत्वों का राज चल रहा है, जिनको अधिकतर हमारी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान जेल की सलाखों के अंदर बंद रखा था। यूपी की सत्ता से बेदखल होने के लगभग 7 महीने बाद मायावती जब लखनऊ पहुंची तो कुछ इसी अंदाज में सूबे की सपा सरकार पर बरसी। अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाने वाली बहन जी एक के बाद एक लगातार हमले बोलती रहीं। उनके तरकश में कई तीर मौजूद थे और उनके हमले की जद में जितना सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव थे उतने ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी। मामले में अब इस सरकार का कार्य केवल यहाँ आए दिन नई नई कागजी घोषणाएं करना व उनका शिलान्यास आदि करना ही रह गया है, जिन्हें फिर कुछ दिनों के अंदर ही ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। हालांकि घोषणा करने के मामले में तो वर्तमान मुख्यमंत्री अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव से भी अभी तक कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच हमेशा तल्ख बयानबाजी होती रही है, लेकिन बहन जी इस बार अपनी सारी सीमाएं तोड़ती दिखाई दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद मायावती पहली बार पूरे फॉर्म में थीं। उन्होंने कई कोणों और कई छोरों से सरकार पर हमला बोला। यूपी की सत्ता की कुर्सी कई मायनों में आरक्षण की सियासत पर निर्भर करती है। ऐसे में मायावती ने मुलायम सिंह के इस किले में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ही यहाँ अपने देश में समूचे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण व अन्य और भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। वरना आज समाजवादी पार्टी का मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी सामंतवादी एवं बड़े जमींदार के खेत व खलिहानों में उनकी गायें भैंसे आदि चराते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। यूपी की सत्ता का निर्धारण इसी साल हुआ है। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार सत्ता की कमान संभाली है। ऐसे में मायावती के इस हल्ला बोल से उन्हें शायद पहली बार यूपी की सियासी गर्मी का अंदाजा हुआ होगा। अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान बहन जी एक बार फिर सर्वजन की राह पर बढ़ती दिखाई दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए नवेले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहन जी की इस चुनौती का जवाब कब और कैसे और किस अंदाज में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो मायावती ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो कहीं से शालीन नहीं कही जा सकती। मायावती ने वर्तमान मुख्यमंत्री को रेफर करते हुए, उनके पिता को रेफर करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे ख्याल से राजनीति में अगर हम धैर्य छोड़ देंगे और शालीनता का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका तू मैं ये चलता ही रहेगा। दूसरी बात एक ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग अगर उन्होंने आरक्षण का फायदा उठाया है तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को क्या आरक्षण का फायदा नहीं उठाया है? ये कहने की कौन सी बात है। हमारे साथ मनोज चौधरी जी जुड़े हैं, सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मायावती का आक्रामक तेवर है वो अगर राजनीतिक है तो ठीक है, व्यक्तिगत है तो क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इस देश में जो राजनीति के जन्मदाता है बापू हैं
गांधी जी के देश में आज इस तरह की राजनीति, इस तरह का शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है वो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए बड़ा घातक साबित होगा। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, तो एक मानसिक संतुलन खोए हुए पूर्व मुख्यमंत्री से आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जिस तरह की उनकी भाषा का ज्ञान इस प्रकार है, तो आप समझ सकते हैं कि बीते हुए 5 सालों में उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश चलाया होगा, किस तरह से लोगों का उत्पीड़न किया होगा। ये बार बार एक बात उभर के आ रही है कानून व्यवस्था की। समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में कमान संभाली तो हमारे युवा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले घोषणा की कि कोई भी असामाजिक तत्व या वो पार्टी के बाहर हो या पार्टी के अंदर हो, उसकी जगह जेल होगी। हम मायावती सरकार में जितने भी दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, बलात्कार के मुकदमे हुए, मायावती जी के आदेश अनुसार किसी का भी दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट। हमारी एक ऐसी सरकार है कि छोटी छोटी घटना, यदि कोई भी घटना होती है तो हम प्रतिबद्ध है हमारी सरकार उसको रजिस्टर करने में और जो दोषी है उनको सजा दिलाने में। जी आपके यहाँ लखनऊ में एक आईएएस अधिकारी ने छेड़छाड़ का मामले में वो पकड़े गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन जिस औरैया में आपके विधायक पे बलात्कार का आरोप लगा है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई हो रही? निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहूंगा चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या एक प्रदेश का कितना भी शक्तिशाली इंसान हो या एक मामूली से मामूली इंसान हो या विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, यदि कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। कितने निश्चित रूप से उसे जेल जाना होगी? नहीं मनोज जी जो फजल इमाम मलिक साहब का जो प्रश्न है वो प्रश्न सीधे सीधे है कि ये कार्रवाई कितने दिनों में होनी चाहिए और कितने दिनों में होगी कार्रवाई? जांच एजेंसियों को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया है, उनके ऊपर जांच चल रही है। जांच सिद्ध होते ही, आरोप उनके ऊपर सिद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। जांच सिद्ध होने के बाद आप कार्रवाई करेंगे? आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जांच सिद्ध होने के बाद कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई तो पहले होनी चाहिए ना, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, जो सारे कार्रवाई होनी चाहिए वो तो इन्वेस्टिगेशन के पहले होनी चाहिए। निश्चित रूप से वहां से संबंधित प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई आप करें। चलिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये सपा के राष्ट्रीय सचिव कह रहे हैं। मनोज चौधरी जी आश्वासन दे रहे हैं। हमारे साथ उदित राज जी जुड़ गए हैं। उदित राज जी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष हैं और चिंतक हैं। इनसे पूछते हैं कि मायावती के रैली, मायावती के भाषण और मायावती के भाषण के दौरान भाषा, उसके निहितार्थ क्या है? देखिए, सबके निहितार्थ तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता ही है। इसमें कोई मेरा ख्याल है कि इसमें दो मत नहीं है। जी बिल्कुल, और कोई विशेष बात नहीं है। सभी जब राजनीति में हैं तो सत्ता के ऊपर कब्जा करना चाहेंगे ही, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिया। जो मैंने अभी बहस सुना है उससे एक बात समझ में आई है कि कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती जी ने अखिलेश जी की सरकार के ऊपर हमला किया है। हालांकि जहां तक मैं समझ पाता हूं, अखिलेश जी कोशिश तो कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधरे और बनी रहे, लेकिन उतना नहीं अच्छी है जितना होना चाहिए। हो सकता है कि वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो, लेकिन मैंने यह जरूर देखा कि अखिलेश जी का इरादा तो नेक है जी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होना चाहिए, उतना अच्छा है नहीं जी। और बहुत अच्छा होने का कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। बिल्कुल होती है जी। दूसरी बात जो थी उदित राज जी, मायावती जी ने जो जिस भाषा का प्रयोग किया, मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पिता के बारे में, और उन्होंने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो देश की जनता इन्हें खेत खलिहानों में गाय भैंस चराते हुए देखती। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है उदित राज जी कि उसी आरक्षण का लाभ मायावती जी को भी मिला है और बहुजन समाज पार्टी के ढेर सारे नेताओं को मिला है। यह आरक्षण का लाभ पर इस तरीके से प्रहार करना क्या उचित है? देखिए, ऐसा है
कि अगर आरक्षण का लाभ न मिला होता और समय न बदला होता तो एक खटीक सुअर चराता, एक चमार मरे हुए पशु को उठा करके उसका खाल निकालता, जूता बनाता, एक यादव या अहिर कहा जाए भैंस चराता, कुर्मी जो है खेत जोतता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अतीत में ऐसा था, लेकिन बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है और उसका लाभ सबको मिला। मंडल कमीशन जब बीपी सिंह जी ने लागू किया, उससे जागृति हुई। तो जो बैकवर्ड अपने पुश्तैनी पेशा को करते थे उससे उभरे हैं, निकले हैं। न केवल बैकवर्ड ही निकले हैं, दलित भी निकले, दलित ज्यादा निकले हैं। तो अपने पैसे को छोड़ के आज राजनीति में है, शासन में है, प्रशासन में है, लेखन पाठन में है, व्यापार में है। तो उस संदर्भ में यह बात समझी जानी चाहिए कि यह निश्चित तौर से अतीत में यादव लोग या कुर्मी भी उस तरह से और जाति के लोग भैंस चराने का काम करते थे, दूध बेचने का काम करते थे, चमार जूता सीने का काम करता था, जूता बनाने का काम करता था, और वाल्मीकि केवल सफाई करने का काम करता था, खटिक पासी सुअर चराने का काम करते थे, दर्जी जो है केवल सिलाई का काम करता था। इसमें कौन सी नई बात है? जी बिल्कुल, इसमें कोई नई बात नहीं है और सभी अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन को उन्होंने अपनाया है और वहां से आगे बढ़े हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो बिल्कुल ये उनका लोग माने या न माने, हाँ उनका कंट्रीब्यूशन है, सभी मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है, इस समाज का हर व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य है, मानेगा ही। लेकिन एक बात और है उदित राज जी, जो मायावती जी ने एफडीआई पर इतनी उम्मीद बंधाकर और एफडीआई पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, उसको कैसे देखते हैं आप? अब बहुजन समाज पार्टी की दोहरी नीति है जी। एक दिन कह देते हैं कि हम समर्थन विड्रा कर देंगे और जब सरकार गिरने की बात आती है तो सरकार का समर्थन कर देते हैं जी। तो ये समझ में तो आ नहीं रहा है। ये तो कई बार ऐसा हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा हुआ जी। और तो ये तो सिलसिला चल रहा है। ये तो बहुजन समाज पार्टी अपनी नीति को समझे, समझाए लोगों को समझ में बात आ चुकी है जी कि आज कह रहे हैं कि हम गिराने जा रहे हैं सरकार को या विड्रा करने जा रहे हैं। कल पता लगा कि सरकार ने कुछ कंसेशन दिया और लोग भी यही कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी भी यही कर रहे हैं और दल भी ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं भारत की राजनीति में सिद्धांत रहा ही नहीं है। जी 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 फजल जी, आप कुछ कह रहे थे? उदय जी, मैं चूंकि जिस परिप्रेक्ष्य में सारी बात हो रही थी, कल नारायण भाई देसाई ने गांधी कथा खत्म की है। परसों मैं वहां था तो उन्होंने मतभेद और मनभेद को लेकर बहुत अच्छी बात गांधी और अंबेडकर के सिलसिले में कही थी कि गांधी जी से अंबेडकर के कई मामलों में बहुत मतभेद थे जी। लेकिन जब संविधान सभा की अध्यक्षता की बात आई तो नेहरू जी ने किसी अंग्रेज को नियुक्त किया था। तो उन्होंने गांधी जी ने पूछा कि तुम्हें कोई भारतीय नजर नहीं आया? तो उन्होंने कौन है जो इसको जानता है? तब उन्होंने गांधी जी ये अंबेडकर जी का नाम सुधाया था कि उन्हें तो मतभेद, राजनीति में मतभेद आज इस बड़े पैमाने पर हो गया है कि मनभेद में बदल गया है वो सारी चीजें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होने लगा। जी ठीक, ये बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने। मतभेद से अलग हटके मनभेद है और मनभेद की वजह से इतने तल्ख भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ मजबूरी है एक कमर्शियल ब्रेक लेने की। हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और जल्द वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे
सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज लाइन में। आज की दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण खबर है। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे मायावती, उनकी भाषा और उनकी रैली की। वहां हमने ऑलमोस्ट इस चीज को कंक्लूड किया कि मतभेद होना ठीक बात है, मतभेद हो सकता है, मनभेद है, इस वजह से इस तरीके की तल्ख भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा में बलात्कार की लगातार घटनाओं के बीच सोनिया गांधी जब हरियाणा के एक गांव पहुंची तो पहली नजर में लगा कि सोनिया वहां एक महिला होने के नाते अपनी संवेदना व्यक्त करने गई हैं। ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि इसके पीछे राज्य के हुड्डा सरकार को कड़ी नसीहत देना चाहती हूं, लेकिन जल्द ही इस बात का भी आभास होने लगा कि इस मुद्दे पर संवेदना कम और सियासत ज्यादा हो रही है। आइए देखते हैं कैसे। सोनिया के आगमन का इंतजार करता ये हरियाणा का सच्चा खेड़ा गांव है। सुबह से ही ये घर और इसके आसपास की गलियां अपने में डरी और सहमी सोनिया की बाट देख रही थी। लंबे इंतजार के बाद मैडम यहां अपने लाव लश्कर के साथ पहुंची। उम्मीद थी कि पहले बलात्कार और फिर आत्मदाह से आहत इस परिवार के साथ वो अपनी संवेदना बांटेंगी और ऐसा हुआ भी। लेकिन इस दौरान पिछले 2 पखवाड़े में बलात्कार की सिलसिलेवार घटनाओं से खौफजदा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफदारी उनकी संवेदना पर सवाल खड़े कर ही गई। और मैं समझती हूँ कि सजा मिलना चाहिए। भूपिंदर सिंह हुड्डा घटनाएं बढ़ रहे हैं, केवल हरियाणा में नहीं बाकी प्रदेशों में। अपनी 10 मिनट की मुलाकात में सोनिया ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सोनिया का ये मरहम लोगों के जख्मों पर कितना असर करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम बीजेपी की नजर में ये सब दिखावा ही है। इनकी माने तो हरियाणा सरकार वक्त से पहले ठोस कदम उठा लेती तो ऐसी घटना की नौबत ही नहीं आती। सोनिया गांधी का ये कहना कि अब वो कड़े कदम उठाए जाएंगे, जो हरियाणा में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, ये एक बड़ा करूर मजाक है। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी उस स्थिति में हैं, वो उस पद पर हैं जहां उनको वायदे नहीं करने हैं, उनको करके दिखाना है। और यहां हम देखते हैं कि करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। हरियाणा में पिछले 1 महीने के दौरान 11 बलात्कार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें ज्यादातर वारदात दलितों के साथ ही हुई हैं। लेकिन राज्य की हुड्डा सरकार ने बजाय इस पर लगाम लगाने के सोनिया की अगवानी पर लाखों रुपए खर्च कर डाले। सोनिया का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया, गांव में जाने वाली कच्ची सड़क को दुरुस्त करवाया गया और रातों रात बिना किसी आवेदन के पीड़ित परिवार के घर बिजली का कनेक्शन भी लगवा दिया गया। ऐसे में सोनिया के इस दौरे में संवेदना कम और सियासत ज्यादा नजर आने लगी है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सोनिया का ये दौरा ऐसी घटनाओं को लगाम लगाने और राज्य की हुड्डा सरकार को हाई अलर्ट पर रहने में कितनी मदद करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि फिलहाल इस पर संवेदना कम और सियासत होती ज्यादा दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। हमारे साथ हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड मेहमान हैं यहाँ पर बने हुए, और सबसे पहले हम लोग जो भी रिएक्शन लेना होगा रिएक्शन लेना चाहेंगे। जो केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी या समर्थक पार्टी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी से पहले लेते हैं हम इस पर प्रतिक्रिया, बाद में चलते हैं भारतीय जनता पार्टी और अपने पत्रकार मित्रों के पास और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के पास। मनोज जी, सोनिया जी गई, सोनिया जी ने संवेदना व्यक्त किया या सियासत किया? निश्चित रूप से जिस तरह से पहली नजर में देखा जाए तो निश्चित रूप से ये संवेदना कम और सियासत ज्यादा है जी, क्योंकि कांग्रेस की एक नीति रही है जिस तरह से उन्होंने पिछले सालों में देश में पूरे में अराजकता फैली हुई है,
तो निश्चित रूप से सियासत है हरियाणा अपनी सरकार की। मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं कि क्योंकि हरियाणा का महत्व कांग्रेस के लिए इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा इनका जूता है जिसे पॉलिश करके और चमका के रखना चाहते हैं, और दूसरे प्रांतों में या प्रदेशों में जाते हैं तो उसे दिखाते हैं कि साहब हमारी एक प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, हम दलितों के लिए कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में यदि उसे उगाड़ के देखा जाए या उसे खोल के देखा जाए तो शायद नीचे से वो जूते का पताया गायब है। तो निश्चित रूप से बहुत सियासत है जी। और बलवीर पुंज जी का एक बयान हम लोगों ने दिखाया जिसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सोनिया गांधी इस हैसियत में है कि वायदे नहीं करें, वो करके दिखाएं। क्या आप सहमत हैं इससे? हाँ, निश्चित रूप से यूपीए के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी। इस देश की सबसे प्रभावशाली औरत हैं सोनिया गांधी जी। देश में केंद्र में सरकार है कांग्रेसी, तो निश्चित रूप से उनके पास में हर तरह की ताकत है। उनको करके दिखाना चाहिए, ना कि झूठे वादे करने चाहिए जी। और वो भी तब जबकि उनके मुख्यमंत्री वहां हो और एक रिपोर्ट के आधार पर हर रोज हरियाणा में लगभग 2 बलात्कार हो रहे हैं। आप थोड़े से आपके पास में बहुत सटीक आंकड़े हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं जी। 2 नहीं, लगभग यदि औसतम आए तो रोज के यदि वो निकालें तो 2.5 से और 2.25 औसतम एक वो जी औसतन आंकड़े आ रहे हैं सामने। जी। हरियाणा में किसानों का शोषण हो रहा है और सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है वो दलित, गरीब तबके और किसानों का हो रहा है। जबरन उनसे जमीन अधिग्रहित की जाती है और अपने दामादों पे या अपने करीबियों पे या अपने रिश्तेदारों पे करोड़ों करोड़ों की रुपए की जमीन आवंटन कर दी जाती है। तो निश्चित रूप से क्योंकि उनका सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हुड्डा हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी ने बचाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बेबाकी के साथ मनोज जी ने यह बताया। हम इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष से भी प्रतिक्रिया लेते हैं उदित राज जी से। उदित राज जी, मनोज जी ने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये बात की, इसके बावजूद कि केंद्र की सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बेबाकी से कही कि ये सियासत हो रही है और इसमें सोनिया गांधी इससे ज्यादा कुछ कर सकती हैं, जबकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं। हरियाणा को एक ऐसा शोपीस बना के उन्होंने प्रदर्शित किया है जहां कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वहां इतना कुछ हो रहा है। सोनिया गांधी को ज्यादा कुछ करना चाहिए, सिर्फ वायदे नहीं करना चाहिए, जैसा बलवीर पुंज जी कह रहे थे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं इनसे ज्यादा बेबाकी से बात करूंगा। जी प्लीज। ये हरियाणा प्रदेश को या तो बलात्कारी प्रदेश कहा जाए या तो दलित उत्पीड़ित प्रदेश कहा जाए। 2 साल पहले मिर्चपुर कांड हुआ, फिर गोहाना कांड हुआ। झज्जर में 5 दलितों को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया था कि अफवाह उड़ी थी कि उन्होंने गाय की हत्या की थी, जबकि केवल गाय का चमड़ा लेकर के जा रहे थे। अब दलित लड़कियों, महिलाओं के साथ बलात्कार बहुत ज्यादा हो रहा। और जो मिर्चपुर कांड में अदालत ने फैसला दिया था, उसके खिलाफ 15 दिन तक वहां पर रेल ट्रैक जाम किया गया, रास्ते रोके गए। ऐसी स्थिति किसी भी प्रदेश की नहीं है जिस तरह से हरियाणा में है। वहां का ये जो सामंती मानसिकता है, जिसका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा खाप पंचायतें करती हैं जी, ये जाहिल पंचायतें हैं। और इसी का यही कारण है कि वहां लिंग अनुपात घट रहा है। यही कारण है कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस मानसिकता से लड़ने की आवश्यकता है। और एक बात से मैं सहमत हूं मनोज जी से कि सोनिया गांधी जी इस परिस्थिति में जरूर हैं, स्थिति में हैं कि सख्त से सख्त कदम उठा करके कानून व्यवस्था जो हरियाणा में बिगड़ा है उसको सुधरवा सकती हैं और ये वारदातें कम हो सकती हैं। इस हैसियत में सोनिया गांधी जी तो हैं। जी अब भारत की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि हमने बलवीर पुंज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान हमने देखा है, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल जी। और गोपाल जी अगर उस बयान को और आगे ले जाना चाहते हैं और सोनिया गांधी की जो ये विजिट है, सोनिया गांधी का जो दौरा है हरियाणा में, और उसके बाद सीधे ऐसा लगा कि जैसे वो हुड्डा सरकार को बचा रही हो, क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही है कि रेप देश में हर जगह हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बलवीर पुंज जी ने जो बयान दिया
उसी में ये स्पष्ट करना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा उसके, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है ये केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं कर रही, बौद्धिक भ्रष्टाचार भी कर रही है। वह यह कि पार्टी सोनिया गांधी अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता या एक देश की चिंता करने वाला बता के अपनी सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और करते कुछ नहीं है। जो बलवीर पुंजी ने कहा, तो यह कई विषयों में देखा कि कांग्रेस केंद्र की सरकार पे भी पार्टी अलग स्टैंड ले लेती है क्योंकि डिसीजन लेना नहीं है। उन्होंने दोनों स्पेस को ऑक्यूपाई करने का ये प्रयास है। अब ये जो बौद्धिक भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी का और उनकी सरकारों का, यह जनता के सामने आना चाहिए कि आप ही स्टेटमेंट देते हो कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे आप तो करिए, गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। और आप ये कैसे कह सकते हो जब आप डिसीजन मेकर हो, आपके पास पावर है? तो यह इस देश की जनता को समझना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी इस कांग्रेस पार्टी की लेनी पड़ेगी। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने भी उठाया है और यह हमें ध्यान में जनता को आना चाहिए कि जो हरियाणा सरकार है, हुड्डा साहब इन बलात्कार और इन घटनाओं के कारण बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे और लोग सोचते थे कि सरकार, जो सोनिया गांधी जी वहां जाके उनके खिलाफ सख्त कुछ कदम उठाएंगी, वो ना करके उनका बचाव किया उन्होंने। बचाव कहा कि ये तो पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं। तो इस बचाव का क्या कारण है, इसको आजकल की घटनाओं के साथ भी आपने जरूर जोड़ के देखना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर डीएलएफ और वड्रा केस में किसी ने फायदा किया है डीएलएफ को, तो वह है यह हरियाणा सरकार, जिसने लाखों करोड़ों की जमीन मिट्टी के भाव वडराज को अलॉट किए, डीएलएफ को अलॉट किए और वह उसमें वो फंसती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं यह इसके लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। यह बात जो जनता को दिख रही है कि यह कांग्रेस ने एक भ्रष्टाचार का नया आयाम जो बहुत स्पष्ट रूप से इनने बिना ध्यान किए इसको किया है और वह जैसे जैसे इसकी परतें खुलेगी हरियाणा सरकार और फंसती जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस सरकार को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह भी महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण उस सरकार को बचाने का भी प्रयास है। आप देखिए आज की डेट में हरियाणा सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था में फेल है। भ्रष्टाचार के नए मुद्दे के हिसाब से कहीं ना कभी भी अगर देखा जाए तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वह इस बात को जस्टिफाई कर सके कि उन्होंने डीएलएफ को किस आधार पे इतनी सस्ती जमीनें दी है, बिना इन सब ट्रांसपेरेंसी को अपनाए हुए किस लिए जमीनें दी हैं, इसका कोई उनके पास औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं है। तो देश को ये दोनों बातें देख के सारी पूरे परिपेक्ष को ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो सरकार है वह बिना किसी गोपाल जी, बाबू गोपाल जी, हम समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी के विजिट और सोनिया गांधी द्वारा हुड्डा को बचाया जाना ये कहीं ना कहीं से लिंक करता है और आप उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बात ठीक है, हो सकता है ऐसी बात हो। हम फजल इमाम मलिक जी से पूछते हैं कि वो कैसे देखते हैं सोनिया गांधी द्वारा सीधे सीधे हुड्डा सरकार को बचाने की मुहिम पर। देखिए उदय जी, अभी 3-4 दिन पहले वहाँ के अध्यक्ष का भी एक बयान आया था कि ये राजनीतिक ये साजिश है इन बलात्कार की इन घटनाओं के पीछे। तो सोनिया गांधी उनसे बड़ी अध्यक्ष, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और हुड्डा सरकार को बचाने की तो एक मुझे एक शेर किसी का याद आ रहा है कि महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, वाह जी। तो और मुझे अभी अब चूंकि हरियाणा का मामला में अभी एक ताज़ा घटना आपको बता दूं, चूंकि वहाँ के पुलिस प्रशासन वगैरह इस तरह से काम करता है। भागलपुर की एक लड़की रेवाड़ी में पढ़ रही थी, पिछले 6 दिन से वो गायब है। उसके परिजन वहाँ पुलिस के, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सीएम के अधिकारी खंडेलवाल साहब उनसे भी बात की, पुलिस अधिकारियों से बात की, किसी ने एसपी तक कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। वो लड़की 6 दिन से गायब है, नेहा सिंह नाम है उस लड़की का, और लगातार उसके परिजन जा रहे हैं कि FIR करो। मैंने बात की पुलिस से तो वो मुझे
मुझसे कहने लगा कि आप लोग अगर इस तरह से बात कीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हरियाणा की अजब स्थिति है, और हुड्डा पिछले लगभग दो टर्म से मुख्यमंत्री हैं वहाँ, और उनके राज में जैसे उदित राज जी ने सही कहा कि कई घटनाएं लगातार होती रहती हैं, और उनको उन पे काबू कर रखने के लिए हुड्डा जी एकदम नाकाम साबित हो रहे हैं। और ऐसे में सोनिया गांधी अगर उन्हें बचा रही हैं तो ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात है। और सही कहा पुंज जी ने कि उनके पास तो सारी सत्ता है, इस देश की सारी सत्ता है। वो हरियाणा क्या कहीं भी किसी वक्त भी कानून और पुलिस और प्रशासन को एक ऐसे चाबुक लगा सकती हैं जिससे इन घटनाओं पर लगाम लगे। उन्हें हुड्डा को बचाने से पहले चूंकि खुद भी वो महिला हैं, उन लड़कियों की संवेदना से खुद को जोड़ना चाहिए था, जो आज उन्होंने नहीं किया। जी, इसके अलावा और जो आंकड़े उदित राज जी ने भी पेश किए, उदित राज जी ने सीधे सीधे दलितों पर बलात्कार की घटनाओं के बारे में बात की, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार में हरियाणा सरकार का कोई व्यक्ति संजीदा होकर इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया साहब। हम विपिन धूलिया साहब से भी उनका मन जानते हैं इस पर कि कैसे सोचते हैं उसको सोनिया गांधी के जिंद के दौरा और सोनिया गांधी द्वारा हुड्डा के बचाव पर। देखिए, सोनिया गांधी की जो यात्रा है वो एक राजनीतिक यात्रा है। कोई भी नेता, कहीं कोई दंगा होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, तो जिस तरह के दौरे करते हैं उसी तरह का एक दौरा सोनिया गांधी का भी था। यानी रेप जो है, हरियाणा की हकीकत को जानना होगा। रेप की घटना के बाद का दौरा क्या राजनीतिक दौरा होना चाहिए था? वो राजनीतिक दौरा हो या न हो, लेकिन वो दौरा एक मैं सामान्य दौरे की तरह मानता हूँ। उसमें अगर वो दौरा करती भी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमको उसके तह में जाना पड़ेगा कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कि जहां गुड़गांव के करीब है, जहां मल्टीप्लेक्स है, जहां मॉल है, और एक फ्यूडल एक सिस्टम जो है पूरे हरियाणा के अंदर है। वो जो तालमेल है वो बिल्कुल तालमेल बैठता नहीं है उन दोनों व्यवस्थाओं के बीच। और जहां एक तरफ मॉडर्नाइजेशन है और दूसरी तरफ एकदम सामंती खाप पंचायतों की सोच है, तो वो जो कंट्राडिक्शन है वो बार बार जो है वहाँ इस तरह की घटनाओं में बदलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक मैं कहूं कि बलात्कार की घटनाएं हरियाणा में बढ़ रही हैं, तो शायद जो है ये उतना सही न हो, क्योंकि बलात्कार की घटनाएं और उस तरह की जो घटनाएं हैं हरियाणा में लगातार होती जा रही है। इस वक्त ये जरूर है कि मीडिया के फोकस और मीडिया के हाईलाइट होने से, एक जागरूकता बढ़ने से और इस तरह के केसेस दर्ज हो रहे हैं। और हमेशा मैं एक चीज आपसे फिर कहूं कि जब मामले ज्यादा दर्ज होते हैं तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि जो है जो अपराध बढ़ गए हैं। कई बार ये होता है कि लोगों में एक जागरूकता बढ़ती है और वो उस तरह के केसेस जो है दर्ज ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि जो बेशर्मी दिखाई है वहाँ की कांग्रेस ने, कि जिस तरह से उनका कहना है कि ये जो है विपक्षियों पे दोष देना या इस तरह की बात करना कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जी विपिन जी, शर्मनाक है। और कोई भी राज्य सरकार, कोई भी हुड्डा सरकार, ये कतई कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है इसलिए हरियाणा में जस्टिफाई है। तो ये थोड़ा सा मुझको नहीं, और उसके बाद फिर ये कॉम्पैरेटिव स्टडी भी होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए कि दूसरे राज्यों के तुलना में हरियाणा में क्या है। हरियाणा में जो पर किलोमीटर डेंसिटी है और दूसरे राज्यों में पर किलोमीटर डेंसिटी है, उसमें अगर हम जाएंगे तो ये हमारे ख्याल से बहुत पॉजिटिव बात नहीं होगी। हमारे साथ समय की तंगी है, हम सीधे उदित राज जी से इस सवाल का जवाब चाहते हैं। उदित राज जी, क्या ये दौरा, अगर दौरा सोनिया गांधी का बचाव के लिए, हुड्डा सरकार के बचाव के लिए था, या अगर ये राजनीतिक दौरे की तरीके से सोनिया जी ने इस बात को किया, तो ऐसे मौकों पर क्या इस तरीके के दौरे वाजिब हैं? आप चूंकि एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, आपके पास तमाम सूचनाएं हैं कि हरियाणा में कितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कितनी मारपिटाई की घटनाएं हो रही हैं, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी देखिए, ऐसा है, सोनिया जी के दौरे के ऊपर बहुत लोगों ने बोला है। ये बात सच है कि इस देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, दिल्ली में बहुत घट रही। इस पर भी चर्चा किया जाना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। केवल लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके क्या इसका समाधान खोजा जा सकता है? जी, ये बात तो ठीक है, ये निश्चित है कि दलितों के साथ ज्यादा होता है। और दूसरा मैं कारण समझता हूं लॉ एंड ऑर्डर के अतिरिक्त जो कोर्ट का डिले का जो सिस्टम है फैसले का,
जिसके वजह से कल्प्रिट लोग छूट जाते हैं जी, उससे भी लोगों का मन बढ़ जाता है जी। और तीसरी बात, जो खाप पंचायतों के ऊपर नकेल लगाया जाना चाहिए, और इनके वजह से भी ये वारदातें कर रही जी। और चौथी बात मैं कहूंगा कि जो सेक्स का प्रोफेशन है, ये हमारे प्राचीन भारत में भी एक व्यवसाय की तरह था, इसको लीगलाइज करना पड़ेगा। हालांकि ये हिम्मत सब नहीं करेंगे, हिपोक्रेसी करते हैं सब लोग, मन में सभी जानते हैं कि ये घटनाएं आखिर में बढ़ती क्यों हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ लोग रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं जी। उसका वजह है कि सेक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर अवेलेबल हो, बिके मार्केट पे, तो जाके खरीद करके ये संतुष्ट हो सकते हैं पागल लोग, निराश लोग, हताश लोग, जिनमें ये सारी जो इस तरह का मानसिकता का जन्म लेता है। आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत हिम्मती बात आपने कही। गोपाल जी, आप अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दें, हमें कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। देखिए, यह सही बात नहीं है, इतना बड़ा स्टेटमेंट इस तरह से नहीं देना चाहिए। इसके लिए बहुत विचार मंथन की जरूरत है, अपनी संस्कृति क्यों भी देखना चाहिए। और अल्टीमेटली महिलाओं को आप कमोडिटी की तरह नहीं हुआ करता था, नहीं कमोडिटी की तरह आप नहीं ले सकते। इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं गोपाल जी, बाबू और उदित राज जी, या हम इस विषय पर यहाँ बहस नहीं कर रहे हैं। हम बहस को सीमित करना चाहते हैं सोनिया गांधी जी के जिंद दौरे और उसके राजनीतिक निहितार्थ पर। तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं कविता के साथ, जो आज के सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है कुंवर बेचैन ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। अपनी सियाह पीठ छुपाता है आईना, सबको हमारे दाग दिखाता है आईना। इसका ना कोई दीन, ना ईमान, ना धर्म, इस हाथ से उस हाथ में जाता है आईना। खाई जरा सी चोट तो टुकड़ों में बट गया, हमको भी अपनी शक्ल में लाता है आईना। हम टूट भी गए तो ये बोला ना एक बार, जब खुद गिरा तो शोर मचाता है आईना। शिकवा नहीं कि क्यों ये कहीं डगमगा गया, शिकवा तो ये है अक्स हिलाता है आईना।